ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जहाँ पर वह अपने आप को सिचुएशन में देखकर थोड़ी सी हैरान थी। बिकॉज उसे अच्छे से याद है कि कुछ समय पहले यहाँ पर लो ने उसकी जान ले ही ली थी। तो अब वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही दिन है जिस दिन यहाँ पर किडनैपर्स ने उसे किडनैप किया था और साथ ही साथ यहाँ पर शू को भी किडनैप कर लिया था। तब यहाँ पर लू के साथ सिर्फ एक ही चॉइस बचता है, जो होता है इन दोनों में से किसी एक को बचाना। एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, यानी कि हमारी जेनी के पास्ट का सीन, पास्ट लाइफ का सीन, जहाँ पर लू ने यहाँ पर उस समय जेनी को बचाया था। लेकिन जेनी को बचाने के बाद यहाँ पर लू को पता चला था कि शू की तो डेथ हो गई है और उन्होंने यहाँ पर शू को बहुत टॉर्चर करके रखा है। जिसके बाद में यहाँ पर लू ने सारा का सारा ब्लेम जेनी पर डालना शुरू कर दिया। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो जेनी से कम्प्लीटली दूर हो चुका था, जहाँ पर वो अब जेनी को इस चीज़ की सज़ा दे रहा होता है, उसे टॉर्चर करते हुए, हर दिन उसे ये कहते हुए कि अगर तुम जिंदा नहीं होती तो हमारे लिए कितना अच्छा होता। और तब यहाँ पर जेनी समझ जाती है कि उनके बीच का लव अब यहाँ पर रहा नहीं है। भले ही उस दिन यहाँ पर लू ने उसे चुना क्यों ना हो, बट असल में वो यहाँ पर बचाना चाहता था शू को। शू के जाने के बाद यहाँ पर उसने अपने ही डिसीजन को पूरा मुझ पर गिरा डाला। वही दूसरे वो जा रही होती है जहाँ पर लू ने उससे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी। और बस इतना ही नहीं, तभी भी यहाँ पर हमारी जेनी जिंदा थी। उसके बावजूद भी लू ने उसका गला घोट कर उसकी जान ले ली थी। और तब यहाँ पर जेनी समझ जाती कि उसका रीबर्थ हुआ है। और ठीक उसी टाइम की तरह इस टाइम में लू यहाँ पर उसे सिलेक्ट करने वाला है, जिस वजह से यहाँ पर वो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी और परेशान हो जाती है। बिकॉज अब मौका मिला है तो वो हिस्ट्री को रिपीट किए होने दे। एंड तब यहाँ पर उसे चिल्ला कर कहती है शू को बचाने के लिए, जिसके बाद यहाँ पर किडनैपर शू को छोड़ देते हैं। शू इतने में बेहोश हो जाती है, जहाँ पर लू जेनी से प्रॉमिस करता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं पक्का कुछ समय में तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर लौटूंगा। एंड शू को लेकर वहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर उनके जाने के बाद वो किडनैपर जेनी से कहने लग जाता है कि अब तुम क्या करोगी। और जेनी यहाँ पर ऐसी बातें कही थी कि जैसे यहाँ पर वो उन किडनैपर्स के साथ हो और वो भी उनका साथ देगी, उन्हें जो कुछ करना उन सभी चीज़ों में। वो किडनैपर तो यहाँ पर खुश हो जाता है और अपने बाकी के साथियों को वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी मौका देखते ही वहाँ से भागने लग जाती है और वो किडनैपर अपने सभी साथियों को चक्कर न कर देता है। जेनी इतना भाग रही होती है जहाँ पर उसके पैरों में चोट भी लगती है और वो भागते भागते टेरेस पर आ जाती है, जहाँ पर उसके पास और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। अब तो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि शायद से क्या पता ये सब कुछ बस एक सपना हो और मेरे कूदने पर मुझे पता चले कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर मर चुकी हूँ। वह दूसरे यहाँ पर इतने में ढेर सारे स्पेशल आर्मी के फोर्स आ जाते, जहाँ पर गुंडे उस वजह से वहाँ से भागना शुरू कर देते। एंड हम यहाँ पर देखते किम को, जिसने यहाँ पर जेनी की जान बचाई होती है। और जेनी यहाँ पर जैसे किम को देखती है, देखती रह जाती है। फिर दूसरी यहाँ पर किम आकर जेनी की चोट को नोटिस करता है। जेनी उसे कहती है कोई बात नहीं, ये मेरा पर्सनल घाव है, इसे मैं खुद ठीक कर लूँगी। वो उसे समझा रहा होता है कि देखो वो तुम्हें यहाँ पर स्टील के रॉड की वजह से लगा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हें इन्फेक्शन भी फैल सकता है, तो इसे जल्द से जल्द ट्रीट करना ही बेटर रहेगा। इतने में यहाँ पर वो अपने ग्रुप मेंबर को बुलाता है और जेनी को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। उस समय तो जेनी यहाँ पर ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, तब किम यहाँ पर उसकी एक स्पेशल मदद करता है, जहाँ पर वो उसे उठा कर ले जा रहा होता है। और अब जेनी के माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या सभी के सभी ऑफिसर्स यहाँ पर सभी लोगों के साथ ऐसे ही इतना अच्छा से बर्ताव करते हैं। वही दूसरे यहाँ पर लेडी ऑफिसर जेनी की मरहम पट्टी कर रही होती है। उस समय यहाँ पर जेनी मिस्टर किम के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते कि उन्हें तो शोल्डर पर लगी हुई है, तो शायद सब अपना इलाज करवा रहे होंगे। तब जेनी को याद आता है जहाँ पर किम उसे लेकर जा रहा था। उस समय यहाँ पर उसने उसके शोल्डर पर निशान देखे तो देखो उनके, पर उसे लगा नहीं था कि वो उसके निशान होंगे। और यहाँ पर उसे बहुत बुरा लगने लग जाता है कि उसे इतनी गहरी चोट लगी थी, उसके बावजूद भी उसने इतनी भारी भरकम जेनी को उठाया और वहाँ से ले चला गया। तो वो तुरंत ही उसके टेंट की ओर भाग रही होती है, जहाँ पर लेडी ऑफिसर उसे मना भी करी थी, बिकॉज वहाँ पर जाना विदाउट परमिशन अलाउड नहीं था। जेनी जैसे यहाँ पर टेंट के अंदर जाती है, किम को गुस्सा आ जाता है कि विदाउट परमिशन तुम यहाँ पर कैसे आ गई। जेनी बता रही होती कि मुझे बुरा लगा कि तुम्हें चोट लगने के बावजूद भी यहाँ पर तुमने मेरी हेल्प करी, जो चीज़ यहाँ पर तुम्हारे घाव को और डीप कर सकती है। तब वो उसके पास जाती है, जहाँ पर किम उसे दूर रहने के लिए कहता है। जेनी बोलते है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ एंड मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर सकती हूँ। जहाँ पर वो उसकी वुंड पर दवा लगाने लग जाती है। उस समय यहाँ पर वो
उस पर तो फूंक भी मारने लगती, जो चीज़ यहाँ पर किम को ठीक नहीं लगती। वो उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तब वो उसे कहते कि नॉर्मली बस फूंक मारी हो, जिससे यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। और यही चीज़ यहाँ पर जेनी की किम को और अट्रैक्ट किए जा रही थी। वही दूसरा यहाँ पर लेडी ऑफिसर को सोचता, जो कि सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर वो अंदर जाए भी या फिर नहीं जाए, बिकॉज उसे अच्छे से पता है कि यहाँ पर मिस्टर किम स्ट्रिक्टली किसी को भी अंदर जाने से मना करते, और स्पेशली वुमेन्स का तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो फिर अब वो क्या ही करे। और जैसे ही यहाँ पर वो सोचती कि जाने दो, मुझे जाकर उस लड़की को बाहर निकालना होगा, वरना वो बहुत गुस्से में आ जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर उस पर्दे को ओपन करती है, तब उसे कुछ और ही सीन नजर आता है, जहाँ पर वो तुरंत ही टेंट के डोर को क्लोज कर देती है। एंड सोच रही होती कि क्या सचमुच यहाँ पर दुनिया खत्म होने वाली है, या फिर मुझे कोई इमेजिनेशन हो रहा है, कोई विजुअलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा जो मैंने अभी देखा वो सच भी है या फिर नहीं। एंड उसे लग रहा होता है कि शायद से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे। वही दूसरे यहाँ पर जेनी को किम थैंक यू बोल रहा होता है, जहाँ पर जेनी उसे कहती है कि तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू तो मुझे यहाँ पर तुम्हें कहना चाहिए। किम बता रहा था कि जरूरत नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर तुम सबकी प्रोटेक्शन करना हमारा फर्ज है। जेनी उसे पूछते कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो फिर तुम खुद से यहाँ पर अपने घाव को क्यों ठीक करने पर पड़े थे। और किम तब उसे बता रहा होता है कि जितने भी डॉक्टर अवेलेबल है वो सारी फीमेल है, मैं कभी भी किसी फीमेल को अपने टेंट के अंदर आने नहीं देता, तुम पहली हो। तब यहाँ पर जेनी से सॉरी बोलने लग जाती है, कहते कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी, और ऐसा बोल के जाने लगती है, वही सोचते हुए कि न जाने मैंने यहाँ पर इसे आज कितना गुस्सा दिला दिया होगा। विदाउट परमिशन इसके टेंट में घुस गई। वही दूसरा के मित्र में यहाँ पर इसे रोक लेता है और पूछने लग जाता है कि क्या तुमने अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट किया। जाने बता दे कि फिलहाल उसके पास कोई भी यहाँ पर ना फोन है ना सेल फोन है जिसका वो इस्तेमाल कर सके। तब किम कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर जानी वेट कर रही होती है, कैप्टन किम इतने यहाँ पर उसके लिए टेम्पररी आईडी कार्ड लेकर आ जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेन की टिकट्स भी, ताकि जानी वहाँ से इत्मीनान से जा सके। जानी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है और सोच रही होती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैं इस कैप्टन किम से पहले भी कभी मिल चुकी हूँ, या फिर शायद से मैंने इसे कुछ इतना ज़्यादा देख लिया जहाँ पर मुझे देखा देखा सा लग रहा है। इतने में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कोई मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर वो उसे पैसे लौटा सके घर पहुँच के। किम इस चीज़ के लिए उसे मना करने लग जाता है, बट जानी नहीं मानती, बिकॉज अगर उसने यहाँ पर उसे ये चीज़ें नहीं लौटाई तो उसे हमेशा हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए गिल्ट फील होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर किम कुछ कहे, उतने में वहाँ पर लू शो के साथ में आ जाता है, जहाँ पर जैसे जेनी उन दोनों को इतना क्लोज देखती वो समझ जाती कि पहले से जरूर यहाँ पर दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर ही चल रहा होगा। और जब लू को समझ आता है कि जानी कुछ नोटिस कर रही है, तो वो तुरंत यहाँ पर शू का हाथ हटा देता है, जो चीज शू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लू यहाँ पर से कहने लग जाती कि तुम्हें रेस्क्यू कैसे हो गई। तब यहाँ पर जानी उसे बताने लग जाते कि मुझे यहाँ पर कैप्टन किम ने रेस्क्यू किया, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम दोनों तो अपनी न्यू जर्नी की ओर बढ़ रहे थे, मुझे अकेला छोड़कर। लू बहाने मारने लग जाते कि नहीं तुम गलत समझ रही हो। शू कहते कि सही कहा, हम घर जाकर यहाँ पर कोई सोल्यूशन सोचने वाले थे। जनी बोलते कि अरे वाह, यहाँ पर 1-2 दिन तक तो मुझे किडनैपर्स के पास ही रहने देते, और तुम दोनों लगता है किडनैपर्स से बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो कि वो लोग मुझे इतने दिनों तक जिंदा भी रखेंगे और मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचने देंगे। लू कहने लग जाता कि देखो तुम मुझ पर नहीं चिल्ला सकती, बिकॉज ओरिजिनली तो मैं यहाँ पर तुम्हें ही बचाने वाला था, बट तुम्हारे कहने पर मुझे शू को बचाना पड़ा। जेनी यहाँ पर हंसने लगती है एंड कहती कि प्लीज ये मैनिपुलेशन वाली चीज मेरे साथ मत करो। तुम शो का ब्रेन वॉश कर सकते हो, वो तुम्हारा कर सकती है, बट तुम मेरा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? अगर तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी मेरा नाम होता, अगर तुम ऑलरेडी मुझे सेव करना चाहते तो कब का मेरा नाम बोल देते। लेकिन इतनी कंफ्यूजन कहाँ से आ रही थी? इस वजह से ना, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे सामने शो का नाम नहीं ले सकते थे, और जैसे ही मैंने शो बोला तो मैं यहाँ पर समझ आ चुका था कि बाद में अगर कुछ भी होता है तो फिर तुम मुझ पर ब्लेम डाल दोगे, जो कि तुम फिलहाल अभी यहाँ पर कर रहे हो। जब यहाँ पर लू कैप्टन किम को देखता तब वो भी सोचता है कि आखिर मुझे ये देख के से क्यों लग रहा है, और वही दूसरा यहाँ पर वो ये भी सोच रहा था कि आखिर ये जेनी ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना कब से शुरू कर दिया, बिकॉज मैं डिट्टो ये सारी बातें सोच रहा था। खैर जब तक किसे पता चलता नहीं है। वही दूसरा यहाँ पर लोग कहने लग जाता है कि जेनी आखिर तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो। तब यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि लगता है आपको यहाँ पर अपनी फैमिली मिल चुकी है, तो आप यहाँ पर आराम से जा सकती हैं। तब जानी बताते कि नहीं, ये मेरी फैमिली नहीं है। लू कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, हमारी शादी होने वाली है। जेनी बोलती कि एंगेजमेंट तो हुई नहीं है, और उसी एंगेजमेंट को मैं तोड़ रही हूँ अभी भी और फ्यूचर में भी। ये सुनते ही यहाँ पर
शू जेनी को समझा रही होती कि देखो प्लीज तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हो। यहाँ पर मेरे और ब्रदर लो के बीच में कुछ भी नहीं है। हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसे तुम सोचती हो। जैनी बोलती है बस भी करो, सिर्फ तुम नाम के लिए अपने आप को और टैग के लिए अपने आप को उसकी स्टेप सिस्टर बुलाती हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ मुझे अच्छे से पता है। लू कहने लग जाते कि देखो अगर तुम ऐसी बदतमीजी करोगी तो फिर मैं सचमुच एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। जैनी बोलती कि तुम क्या एंगेजमेंट तोड़ रहे हो, मैं ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ, और ऐसे भी तुम्हें तो बस बहाना चाहिए था एंगेजमेंट तोड़ने का, जो मैंने तो तुम्हें दे दिया। अब चाहे मेरे पे ब्लेम भी डालता है कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पर एंगेजमेंट तुम्हारे साथ नहीं करने वाली। वही दूसरे यहाँ पर वो किम को गुड बाय कह रही होती है। ये बोलते कि आई होप फ्यूचर में हम यहाँ पर एक बार फिर से मिलेंगे। आनू से गुड बाय बोलकर वहाँ से वो चली जाती, जहाँ बल्लू के चिल्लाने पर भी वो रुकती नहीं है। वही दूसरे बाकी लोग वहाँ पर वो लोग घर पे पहुँच गए होते, जहाँ पर ग्रैंड माँ जनी से कहते कि आखिर तुम अचानक से क्या हो गया, तुम्हारा और लू का तो बहुत पहले से कितना अच्छा रिलेशन था। जनी बोलने लग जाती कि आई होप ग्रैंडमा मुझे ये सब कुछ यहाँ पर पहले से पता होता तो मैंने कभी भी यहाँ पर इस एंगेजमेंट के लिए हार नहीं कही होती। एंड यहाँ पर तो जनी को बहुत अच्छे से याद है, जहाँ पर शो के जाने के बाद यहाँ पर लू ने और उसकी मॉम ने जेनी की एंटायर लाइफ खराब करके रख दी थी। बस यहाँ पर बेचारी यही ग्रैंडमा थी जिसने जेनी का एंड तक साथ दिया था। लो यहाँ पर कहने लग जाते कि हो गया तुम्हारा ड्रामा कर कर, क्या अब हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर सकते। जेनी यहाँ पर गर्म से कहती कि देखिए मैं आगे की बातों को नहीं करना चाहती, मेरा डिसीजन यहाँ पर फाइनल है। अब चाहे सिचुएशन कुछ भी आ जाए मैं इस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। लू कहने लग जाते कि ऐसे कैसे नहीं करोगी, मैं भी देखता हूँ, और ऐसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पर ये सब कुछ कर ही नहीं सकती हो बिकॉज तुम मुझसे लव जो करती हो। जेनी कम्प्लीटली यहाँ पर लू को इग्नोर कर रही होती है, अपनी ग्रैंडमा को यहाँ पर अपनी डिसीजन सुनाकर जा रही होती है। लू बोलता है कि वहीं पर रुक जाओ, मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मुझसे माफी मांग लो, मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगा। और जेनी उसे इग्नोर करते हुए वापस चली जाती है, जहाँ पर शू को तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो पहले से ही तो ये सब चाहती थी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये लू गलत फहमी बांध कर रखा हुआ था कि जरूर यहाँ पर जेनी खुद ब खुद 1-2 दिनों बाद उसके पास आकर उसे माफी मांगेगी, उसे बैक करेगी शादी करने के लिए। वही दूसरे बार में जब वो जा रही होती है तब तक तो यहाँ पर लू ने चमचागिरी कर दी थी जेनी के पेरेंट्स को, जहाँ पर जेनी की मॉम कॉल कर जेनी पर चिल्ला रही थी कि आखिर तुम क्या पागल हो चुकी हो और तुम्हें किसने हक दे दिया ये सारे डिसीजन लेने के लिए। अभी जाओ और यहाँ पर एंगेजमेंट की डेट को फिक्स करो, वरना घर पे तुम्हें यहाँ पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। जेनी कहती कि मॉम मेरा डिसीजन फाइनल है, और उसकी मॉम उसी पर चिल्ला रही होती है, जहाँ पर जेनी उनका कॉल कट कर देती है। और आखिर यहाँ पर वो एक ऐसी मॉम से क्या ही होप कर सकती है जो कि उसकी खुद की मॉम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जेनी को ये बात ही पता होती है कि जिस दिन उसका बर्थ हुआ था उस दिन यहाँ पर उन्होंने बेबीज को स्वैप कर लिया था। अब उसके ओरिजिनल मॉम डैड कौन है बस इस बात का पता लगाना बचा है। जब जेनी यहाँ पर रास्ते से जा रही होती तब यहाँ पर रास्ते के बीच में ढेर सारे लोग खड़े हुए थे, एंड उस भीड़ को देखते हुए यहाँ पे वो चली जाती है, जहाँ पर एक ग्रैंड माँ का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और वो वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी, जहाँ पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, बस सभी के सभी उन्हें देखे जा रहे थे। जेनी कहती कि आखिर तुम में से किसी ने एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया, तो वो लोग कह रहे थे तुम आजकल के स्कैमर्स को जानती नहीं हो, उनके पास एक से एक आइडिया हमसे पैसा हड़पने के लिए और हमें यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डालने के लिए। जेनी को उनकी बातों पर गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि सीरियस हालात में भी मदद नहीं ले पाते। वो तुरंत ही यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि आखिर उन्हें एक इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज उनका बहुत ब्लड लॉस हो गया। फिर उसी ब्लड वाले हैंड्स के साथ वो चली जाती है अपने घर पर। जेनी जैसे यहाँ पर घर पर जाती है वैसे यहाँ पर डेज़ी उसके सिस्टर से ताने मना शुरू कर देती है उसके ब्लडी हैंड्स को देखकर। जेनी यहाँ पर शांति से उस पर खड़ी थी और उनकी बातों को सुन रही होती बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था कि वो लोग यहाँ पर उसे आज कुछ ना कुछ तो जरूर सुनाने वाले और घर पर हंगामा भी होने वाले। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो तुम शादी को इस तरीके से नहीं तोड़ सकती हो। जेनी क्लियरली बोल देती है कि वो अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली है। आंटी जेनी पर चिल्लाने लग जाती है एंड कहती है कि ठीक है लू नहीं तो जाओ के साथ तो तुम्हें यहाँ पर शादी करनी पड़ेगी। जाओ का नाम सुनते जेनी समझ जाती कि ये लोग तो वही प्ले बॉय की बात कर रहे हैं जिसके साथ तो एक लड़की एक दिन में ना टिक पाए। तब जेनी उन्हें समझा रही होती कि वो अच्छा इंसान नहीं है, बट उन्हें इन सभी चीज़ों से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है और जेनी को ये बात बहुत अच्छे से पता है बिकॉज पास्ट लाइफ में वो लोग जेनी को इतना प्यार करते थे, इतने अच्छे से रखते थे, जो सब कुछ बस एक दिखावा था ताकि आगे जाकर वो लोग यहाँ पर जेनी को एज अ बिजनेस टूल यूज़ कर सके, जो कि फिलहाल अभी वो लोग कर रही है उसके साथ। जेनी जैसी ना बोलती अंकल गुस्से में आकर तो यहाँ पर अपना कप ही तोड़ देते और उसके पास जाकर गुस्सा करने लग जाते हैं
तेजी बोलते कि मॉम, लगता है यहाँ पर ये लड़की हाथों से निकलती जा रही है। इसे ना ही लू के साथ शादी करनी है और ना ही जाओ के साथ शादी करनी है। न जाने कौन से प्रिंस चार्म से ये शादी करना चाहती है। आंटी गुस्से में आकर यहाँ पर जेनी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कितनी बदतमीज होती जा रही हो तुम्हें लू से शादी नहीं करनी, ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी यहाँ पर जाओ से होकर रहेगी। भले तुम यहाँ पर कितना भी जिद क्यों ना कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं। अनासा कहते हुए यहाँ पर वो स्टाफ को जेनी को यहाँ पर कमरे में बंद करने के लिए बोल देती है। वही दूसरे यहाँ पर जेनी के पैर का दर्द शुरू हो जाता है और तब यहाँ पर उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि यहाँ पर ग्रैंडमा के असिस्टेंट बात कर रही होती है। जेनी को लग रहा होता है कि क्या सचमुच ये लोग कोई स्कैमर तो नहीं है। तो वो उनसे कहते कि देखिए वहाँ पर सीसीटीवी अवेलेबल था, मैंने उन्हें धक्का नहीं मारा है। तो वो कहते कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। ग्रैंडमा आपसे पर्सनली मिलना चाहती है और आपको कंपेंसेट भी करना चाहती है। जेनी बोलती है कंपेंसेशन की ज़रूरत नहीं है और ये बात मिलने की तो मैं कल टाइम निकाल कर यहाँ पर हॉस्पिटल चली जाऊंगी। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट जगह चली जाती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडमा जेनी को थैंक यू बोल रही होती है और ग्रैंडमा की डॉटर भी वहाँ पर थी, जहाँ पर वो भी जेनी को ढेर सारा थैंक यू बोलती है। साथ साथ वो लोग जेनी की तारीफ करने लग जाते हैं, बोलते हुए कि सचमुच तुम्हारा हस्बैंड बहुत लकी होगा, हस्बैंड नहीं तो बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास से ज़रूर होगा। और तब जाकर यहाँ पर जेनी उन्हें बताते कि नहीं, उनका फियांसे था, लेकिन यहाँ पर उसके फियांसे का उसके स्टेप सिस्टर के साथ में कोई तो चक्कर चल रहा था, जिस वजह से यहाँ पर उसने खुद ने उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया और अब वो सिंगल है। इतने में यहाँ पर जेनी को कॉल आता है, जहाँ पर डीसी उस पर चिल्ला रहे थे, क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसी रही घर से भागने की, और शादी तो यहाँ पर हो करेगी। जेनी कहती कि मैं वापस से बोल कि वो शादी ज़बरदस्ती वाली है, जो कि मैं नहीं करने वाली हूँ। बाद में यहाँ पर वो उन दोनों से माफ़ी मांगने लग जाती है। आंटी कहते कि मैंने अभी भी तुम्हें कॉल पे बात करते हुए सुना कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर तुम्हें ऐसे किसी लोग के साथ शादी करने के लिए कह रहे जहाँ पर तुम शादी नहीं करना चाहती। जेनी बता रही थी कि हाँ, जब मैंने अपनी पहली एंगेजमेंट तोड़ी तब उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी लफंगे के साथ कराने की कोशिश करे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो तो मेरे खुद के पेरेंट्स नहीं है। एंड यहाँ पर वो बेबी स्वैपिंग के बारे में उन्हें बताने लग जाती है। उसकी बातों को सुनते हुए दोनों जनों को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। ग्रैंडमा कहती कि मेरा ग्रैंडसन है सेम तुम्हारी एज का, अगर तुम चाहो तो तुम उसके साथ शादी कर सकती हो। जेनी मना कर देती है, बिकॉज यहाँ पर उसके ग्रैंडसन की भी तो वही गर्लफ्रेंड होगी, तो इस तरीके से उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाना अच्छी बात नहीं है। आंटी बोलती कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके इर्द गिर्द तो लड़कियाँ भी नज़र नहीं आती, कभी कभी तो मुझे डाउट जाता है कि उसे लड़कियाँ पसंद भी है या फिर नहीं। तुम फिक्र मत करो, वो सिंगल है और वह हमारी बात को यहाँ पर टाल नहीं सकता, और साथ ही साथ वो मिलिट्री में भी है। ये सुनते यहाँ पर जेनी एक्साइटेड हो जाती है, बिकॉज जो पर्सन यहाँ पर मिलिट्री में होता है वो यहाँ पर घर पर बहुत कम होता है, विच मीन्स वहाँ पर वो फ्रीडमफुल अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएगा और जेनी यहाँ पर फ्रीडमली यहाँ पर जी पाएगी एक सिक्योर्ड फैमिली के साथ में। तब यहाँ पर वो भी खुशी खुशी हाँ कह देती है, जहाँ पर जेनी से ज़्यादा खुश तो ग्रैंडमा और आंटी होती हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाने के बाद ग्रैंडमा और आंटी अपने बेटे किम को कॉल लगाने लग जाते हैं, और वो वही किम होता है, यानी कि कैप्टन किम। किम की मॉम यहाँ पर उसे बताती है कि वो बहुत जल्दी शादी करने वाला है। किम बोलता है कि मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह ड्रिंक मत करिया कीजिए। तब आंटी बताने लग जाती है कि मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ हूँ और उस लड़की ने तुम्हारी ग्रैंडमा की जान बचाई है। इतने में ग्रैंडमा यहाँ पर फ़ोन लेते हैं, कहते कि देखो उस लड़की ने मेरी जान बचाई है, अगर वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाती। आखिर ये भलाई का ज़माना रह ही कहाँ गया, और वैसे भी यहाँ पर इस बेचारी लड़की की शादी उसके माँ बाप ज़बरदस्ती किसी लफंगे से करा रहे, तो इससे अच्छा तो यही है ना कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए। ऐसे भी तो लड़की हमें बहुत पसंद है, तुम्हें भी पसंद आ जाएगी। तब यहाँ पर किम कह रहा था कि देखिए, जस्ट बिकॉज यहाँ पर उसने जान बचाई है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उससे शादी कर लूँगा। ग्रैंडमा कहते कि ठीक है, एक काम करना, तो तभी आना जब यहाँ पर तुम्हें मेरी लाश मिल जाएगी तो, और ऐसे भी तुम एक सोल्जर हो, तुम्हारा फर्ज बनता है ये सब कुछ करना। किम बोलने लग जाती है कि ग्रैंडमा, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं यहाँ पर दुनिया भर की उन सभी लड़कियों के साथ शादी करूँ जहाँ पर उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हो। ग्रैंडमा कहते कि बस बहाने हैं तुम्हारे, अगर तुम आए नहीं तो फिर देख लेना यहाँ पर तुम मेरी लाश में से गुजरोगे और न जाने कि मेरा सर दुख रहा है। ऐसा बोलते बोलते यहाँ पर तो वो नाटक करने लगती है और तभी कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर उनकी डॉटर इन लॉ की बहुत तारीफ करती है कि सचमुच अब देखना आपकी टेंशन की वजह से तो वो पक्का शादी करने के लिए हाँ कह देगा। वही दोस्तों यहाँ पर कि ओवरथिंक कर रहा होता है, जहाँ पर उसका टीममेट आकर पूछते कि तुम्हें क्या हो गया, और तब कि मुझसे बताते कि वो नेक्स्ट वीक शादी कर रहा है और वह यहाँ पर बहुत जल्दी जाने वाला है लीव लेकर। ये सुनते यहाँ पर उसका टीममेट भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि अपने कैबिन में थी
और उस समय उसके डैड का कॉल आ जाता है जो उसे कहते कि ध्यान रहे, अगर ये भी शादी नहीं करना चाहती तो फिर फॉर श्योर यहाँ पर तुम्हें हमारे साथ लीगली रिश्ते खत्म करने होंगे। जेनी कहते कि ऐसे भी हमारा तो ब्लड का रिश्ता है ही नहीं, तो खत्म कर दीजिए, लीगल रिश्तों से यहाँ पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंकल बोलते कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा चलने लग गई है, हमें तुम्हें यहाँ पर इतनी फ्रीडम देनी ही नहीं चाहिए थी और तुम्हें घर पर बांध कर रखना चाहिए था, तब तुम्हें समझ आता कि आखिर फ्रीडम और लाइफ होती क्या है। जानी तब यहाँ पर उनको कॉल कट कर देती है और वो ग्रैंडमा के पास एक एग्रीमेंट लेकर चली जाती है बिकॉज उसे पता नहीं था उनका ग्रैंडसन शादी के लिए अग्री भी करेगा या फिर नहीं और जानी पर ट्रस्ट करेगा भी या फिर नहीं। इसलिए एग्रीमेंट के बेसिस पर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को समझ भी सकते एंड यहाँ पर बड़ी कंफर्टेबली चीज़ों को स्मूथली आगे बढ़ा सकते। ग्रैंडमा कहते कि एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी प्यारी हो, क्यूट हो, समझदार हो, मैच्योर हो, तो फिर इस एग्रीमेंट को तो हटा ही दो। जानी बोलते कि आप भी ना, आप इतनी अच्छी है इसलिए आप मेरी इतनी तारीफ कर रही है। वही दूसरी यहाँ पर मीटिंग के लिए निकल पड़ते ग्रैंडमा को आराम करने के लिए बोलती हैं। जैसे ही यहाँ पर जनी बाप ने अपने कैबिन के बाहर आने वाली थी तब यहाँ पर वो किम से टकरा जाती है और उसे देखते ही पहचान जाती है। वो उसे वापस से थैंक यू बोलने लगती है एंड कहती है कि लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आपको थैंक यू नहीं बोल पाई थी, इस बार मैं यहाँ पर आपको लंच के लिए ट्रीट करना चाहती हूँ। किम मना कर देता है, कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई एंड तुमने मुझे ट्रीट किया, वही बहुत बड़ी बात है, तुम्हें मुझे लंच पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जनी को यहाँ पर किम वाली बात याद आ रही होती है जहाँ पर वो सभी फीमेल से दूर रहता है। वो कहते हैं कि माफ़ करना, आई थिंक यहाँ पर आप अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा लव करते इसलिए बाकी फीमेल से डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। किम सोच रहा था कि क्या उन दोनों का यहाँ पर आकर वापस मिलना कोई फेट है। वही दूसरे यहाँ पर किम चला जाता है अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए और इसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए। उस समय यहाँ पर ग्रैंडमा बता रही थी कि सचमुच मेरे होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल है। किम कहने लग जाता कि अब तक मैंने यहाँ पर शादी के लिए हाँ बोला नहीं है। ग्रैंडमा देखी कहती है कि तुम अब क्या करना चाहती हो, क्या एक बार बता दो, क्या तुम्हें यहाँ पर लड़कों में इंटरेस्ट है? देखो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ, तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हारा अपोजिट बिल्कुल नहीं जाऊंगी। किम कहता है कि ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है, मैं एक अनजान लड़के से शादी कैसे कर सकता हूँ। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, वो लड़की भी स्मार्ट है, उसने यहाँ पर एग्रीमेंट बना कर दी है, तुम खुद पढ़ लो, फिर तुम दोनों यहाँ पर स्मूथली इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना, तुम दोनों के लिए बेटर होगा शुरुआती दिनों में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्रीमेंट को रीड कर रहा था ग्रैंडमा समझ जाती कि हाँ नहीं बोलेगा। तब ग्रैंडमा यहाँ पर अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, ये बोलते हुए कि ठीक है मत करो शादी, मेरे ऊपर जाने के बाद न जाने यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को क्या मुँह दिखाऊंगी, क्या बोलूँगी मैं उसे कि मैं ऐसे यहाँ पर आ चुकी हूँ, न जाने फिर वो मुझसे कितना रूठ जाएंगे, कितना दुखी हो जाएंगे। किम बोलता है कि बस करिए, मुझे पता आप इमोशनल ड्रामा कर रही हैं और हाँ मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, वरना न जाने आप मुझे यहाँ पर कितने दिनों तक सेम ताने मारती रहेंगी। ग्रैंडमा यहाँ पर खुश हो जाते हैं, उसे यहाँ पर अपने घर का रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट देती है और कल ही तुरंत जाकर यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए बोल देती है और टाइम भी फिक्स कर लेती है। वही दूसरे और बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जेनी को कॉल आता है जहाँ पर उसकी शादी होने वाली है, तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग पड़ती है और पहुँच जाती है मैरिज ब्यूरो। उस समय यहाँ पर वो किम को देखती है और उन दोनों को पता चलता है कि दोनों की आज शादी होने वाली है। तब वो लोग यहाँ पर अपने पार्टनर का वेट कर रहे होते और ऑलमोस्ट यहाँ पर टाइम निकलता जा रहा था। जेनी को लगने लग जाता है कि शायद से अपन के ग्रैंडसन ने अपना डिसीजन बदल दिया होगा। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा उसे किम का नंबर सेंड कर दिए, जहाँ पर कॉल लगाने पर बात करते ही दोनों को पता चल जाता है कि दोनों की एक दूसरे के साथ में शादी हो रही है। जेनी बोलती कि आई थिंक तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, कि मुझसे बताते कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बोलते कि इतना जल्दी आंसर तुमने कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रैंडमा ने तुम्हें ज़रूर वो एग्रीमेंट दिया होगा जो कि मैंने बनाया, आई होप उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर कंफर्टेबल रहोगे ताकि चीज़ें यहाँ पर हमारे बीच में कुछ बिगड़े ना। किम बोलने लग जाता कि एग्रीमेंट एक कपल्स के बीच कभी नहीं होता, अगर मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लीगली भी करूँगा, लॉयली भी करूँगा और तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूँगा, तुम्हें कभी रिग्रेट करवाने नहीं दूंगा। एज ए हस्बैंड मैं यहाँ पर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊंगा, जिस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम प्लीज़ इस डोर के अंदर जाने से पहले एक बार अपना डिसीजन बना लो, बिकॉज हम एक बार अंदर चले गए तो तुम अपने डिसीजन को बदल नहीं सकती हो। जेनी यहाँ पर किम की बातों को सुनने के बाद कितना ज़्यादा रिलीफ पा रही थी, क्योंकि किम उसे कितने अच्छे से रियश्योर कर रहा था, जो रियश्योरेंस यहाँ पर वो इतने सालों में कभी भी लूज से पा ही नहीं पाई थी। जहाँ पर उसे पास के सारे ट्रॉमेस याद आ रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर जेनी और लू एक रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर सारी चीज़ें वन साइडेड हुआ करती थी, जिन चीज़ों ने यहाँ पर तो जेनी को सेल्फ डाउट में डाल दिया था कि क्या वो इतनी ज़्यादा बुरी है कि यहाँ पर लू उसे अपनाना चाहते ही नहीं है और सिर्फ यहाँ पर काम के लिए उसके साथ उसका यूज़ कर रहा है। बट वो सब कुछ एक ऐसे पर्सन के साथ था जो पर्सन ऐसा लव नहीं करता और वो पर्सन
को डिजर्व भी नहीं करता। एंड जेनी को यहाँ पर समझ आता है कि हर कोई मैन एक जैसा नहीं होता है। एंड यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देती है, ये कहते हैं कि वो रिग्रेट नहीं करने वाली है और ना ही अपना डिसीजन बदलने वाली है। जिसके बाद जाकर यहाँ पर वो लोग फाइनली अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते हैं। वही दूसरा जब वो लोग जा रहे होते हैं तब वापस से जेनी का एंकल ट्विस्ट हो जाता है एंड तब किम उसे उठाकर कार के अंदर बैठाता है। जेनी उससे पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। किम बोलता है कि तुम्हारे घर पर। मेरे घर से तो परमिशन मिल चुकी है, लेकिन तुम्हारे घर पे तो बताना होगा कि तुम शादीशुदा हो। एंड जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है कि एटलीस्ट कोई थे जो कि यहाँ पर उसकी साइड से। फिर वो दोनों यहाँ पर उसके घर पर चले जाते हैं और जब वो लोग घर पर जाते तब तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी रिएक्शन होता है जो कि जेनी ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। वो लोग यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लग जाते। अंकल कहते कि इतने सालों से हमने यहाँ पर तुम्हें पाला है, एक तो तुम हमारी खुद की डॉटर भी नहीं हो और इतने सालों के बाद तुम हमें यहाँ पर ऐसे रिजल्ट्स दे रहे हो। आंटी कहने लग जाते कि तुम्हारे बदले मैं होती तो शर्म के मारे तो कब का मर जाती। तभी यहाँ पर किम उन सभी को कह रहा होता है कि वो लोग जिस टाइप की बातें कर रहे उस टाइप की बातों को यहाँ पर फोर्सफुल किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो लोग जो कुछ भी कर रहे ठीक बिल्कुल नहीं कर रहे। आंटी कहते कि देखो ये हमारे फैमिली का मैटर है। अंकल भी कह देते कि सही कहा, जाकर यहाँ पर डिवोर्स लेकर आ जाओ। ऐसी भी शादी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तुम्हारी अज़ा की शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। तब यहाँ पर जेनी अपने खुद के लिए स्टैंड लेने लग जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती कि नहीं, शादी हो गई मतलब हो गई, उसके साथ तो ही जिसके साथ मुझे शादी करनी थी, ना कि ज़बरदस्ती आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग। और ऐसे भी यहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग मैं एक एडल्ट हूँ जहाँ मेरा पूरा हक है अपने लाइफ चॉइसेस को खुद से लेने का, ना कि किसी और के दबाव में आकर चीजें करने का। अंकल कहने लग जाते कि सच होता कि तुम घर आती नहीं, वहीं पर मर जाती। तब यहाँ पर किम कहने लग जाता कि देखिए अब जब यहाँ पर आप उसे एज अ डॉटर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, वही हम चाहते, बिकॉज आप लोग यहाँ पर पेरेंट्स होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1% भी नहीं निभा रहे। तो फिर अब से यहाँ पर वो मेरे घर की बेटी जैसी और मेरी वाइफ है। यहाँ पे मेरी वाइफ के अगेंस्ट कोई चाहे या फिर से कोई बुली करे वो मैं सहन नहीं कर सकता और क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको लीगली अंदर करवा सकता हूँ, आपके ऊपर ऐसा केस कर सकता हूँ जहाँ पर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी काम करना तो सोच समझ कर करना। इतना बोलकर यहाँ पर वो जेनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठते हैं तब यहाँ पर किम जेनी को अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा होता है, ये बताते हुए कि इसमें मेरी सेविंग्स है, तुम इसे यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकती हो और जितना चाहे उतना यूज़ कर सकती हो। जेनी बोलते कि लेकिन तुम्हारी सैलरी तो लो होगी ना। किम बोलता कि देखो वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर मेरी सैलरी अलग जगह से भी आती है, तो फिर तुम यहाँ पर पैसे की फिक्र मत करो। जो चीज़ें बाय करनी है, भले वो ज्वेलरी हो, एक्सपेंसिव बैग, सैंडल्स, ड्रेसेस, तुम वो सब कर सकती हो। एंड यहाँ पर जेनी को बिलीव नहीं आता कि उसने यहाँ पर एक रिच पर्सन के साथ में शादी की है और एक ऐसे पर्सन के साथ में जो कि कितना ज़्यादा बाय हार्ट अच्छा है। वही दूसरे यहाँ पर बाद में वो लोग उसके घर पहुँच जाते, वो घर जहाँ पर वो बहुत रेयरली आया करता है। तो मुझसे क्या होता है कि देखो अक्सर मैं यहाँ पर मिलिट्री बेस पे रहूँगा, तो फिर तुम यहाँ पर अकेली पड़ जाओगी, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर पुराने घर जा सकते हो जहाँ पर सभी लोग होंगे, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। एंड बाद में जाकर यहाँ पर उससे अपना बेडरूम दिखाकर शराब देने के चला जाता है। तब जेनी को याद आता है कि आज उनकी शादी हुई है, विच मीन्स आज उनकी वेडिंग नाइट है। तो क्या वो लोग एक ही बेडरूम में एक ही बेड पर बेड शेयर करने वाले और क्या अपनी वेडिंग नाइट बनाने भी वाले हैं। और दूसरे यहाँ पर वो शर्माते हुए बैठी थी। किम यहाँ पर शाल लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे तो कपड़े आए नहीं है, तो फिर तुम मेरे न्यू शर्ट को पहन सकती हो, जहाँ पर जेनी मना करने लगती है। किम बोलता है कि कहीं तुम्हें आदत तो नहीं है ना बिना कपड़ों के सोने की, वो बहुत अनहाइजीनिक होता है। जेनी यहाँ पर उसे कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाती है और तब किम को समझ आता है कि आखिर वो इतना शाही तरीके से क्यों बैठी हुई थी। जिसके बाद तो जब वो शावर लेकर आती है तब दोनों के दोनों यहाँ पर सोने का नाटक करने लग जाते हैं ताकि चीजें यहाँ पर उनके बीच में ऑकवर्ड ना हो। एंड वही मिडनाइट में यहाँ पर जेनी को पास के सारे ड्रामास याद आ रहे होते जहाँ पर उसे नाइट मेज आ रहे थे। एंड तब यहाँ पर किम उससे कंसोल करने लग जाता है जहाँ पर वो इत्मीनान से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी उठती है किम तो यहाँ पर अपना वर्कआउट कर रहा होता है। जेनी बोलते कि तुम फिक्र मत करो, मैं फैमिली का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। किम कहता है कि नहीं, तो मैं अपने आप को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, मंथ में सिर्फ एक बार भी उनके पास विजिट करने के लिए चली जाओगी तो भी चलेगा। एंड हाँ, आज मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफिस जॉब करने जाऊँगा। जेनी मना कर देती है बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि किम को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो उसे कहते कि मैं खुद सबवे से चली जाऊँगी। किम बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी वाइफ को अपने वर्क प्लेस तक ड्रॉप करने का। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल पे ड्रॉप करने के लिए आ जाता है और जब जेनी जा रही थी तब यहाँ पर उसके लेग पर एक निशान थे, जिस निशान को यहाँ पर किम बहुत अच्छे से पहचान रहा था और इसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस स्कूल गर्ल को उसने यहाँ पर बहुत सालों पहले सेव किया था वही स्कूल गर्ल आज यहाँ पर उसकी वाइफ बन चुकी है। वही दूसरा अपना काम खत्म कर जेनी जाने लग जाती है और तब आ जाता है लू यहाँ पर उसके साथ घर ले जाने के लिए।
जेनी उसे मना करती और उसे बताती कि वो शादीशुदा है, जहाँ पर लू उसकी बातों को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज उसे लग रहा था कि जेनी यहाँ पर बहाने मार रही है ताकि यहाँ पर वो उससे और ज़्यादा जेलस फील करवा कर उसे अट्रैक्ट करवा सके। जेनी कहती कि देखो मुझे यहाँ पर बहस नहीं करनी है, एंड यहाँ पर जेनी बता रही थी कि आखिर उनकी और लू की बीच शुरुआत की हुई थी। असल में यहाँ पर जेनी का वो टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस स्टार वॉर में स्टक थी और उस समय यहाँ पर किम ने उसकी मदद की थी, बट यहाँ पर लू ने उसे झूठ कहा था कि लू ने उसकी मदद की है। अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए यहाँ पर उसने जेनी की जान बचाई है, और तब से यहाँ पर जेनी ने उसका साइड लेना शुरू कर दिया था। पर जेनी को ये बात नहीं पता थी कि एक दिन आकर वही पर्सन उसकी लाइफ लेने के लिए रेडी हो जाएगा जिसने उसकी लाइफ को बचाया है, और ये झूठ अभी तक यहाँ पर सच नहीं बना है। इतने में यहाँ पर वो जाना चाहती थी जहाँ पर लू उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा होता है, और अभी भी वो यही कह रहा था कि देखो अपनी गलतियों को मान लो, मैं एंगेजमेंट वापस से रीओपन करवा दूंगा। और जेनी उसे एक मेंटल पेशेंट समझ रही थी, बिकॉज एक ही चीज़ वो ऑन रिपीट कैसे उसे समझा कि गलती उसकी नहीं, गलती उसकी है, यानी कि लू की। और तभी वहाँ पर किम आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर लू के हाथों को मरोड़ने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को इस तरीके से ट्रीट करने की। तब लू को याद आता है कि ये तो वही कैप्टन किम है। तो वो जेनी से कहने लग जाता है कि जरूर तुम दोनों के बीच ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो वहाँ पर हुआ होगा, वरना तुम ऐसे कैसे किसी और मैन से क्लोज आ सकती हो जबकि यहाँ पर तुम मुझे पसंद करती हो। किम कहने लग जाता है कि देखो मेरी वाइफ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हें कोई चीज़ आंसर करने के लिए, और अपने बदले से शक लेकर यहाँ से भाग जाओ तो बेटर होगा, वरना अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ पर हाथ मरोड़ा है, अगर रोकने की कोशिश की तो पूरी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। जिसके बाद यहाँ से वो जेनी को लेकर चला जाता है। जेनी उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। किम कहते कि क्यों, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो क्या मैं अपनी वाइफ को पिक कर एक क्यूट कैफे डेट पर नहीं जा सकता। और जेनी बाद में यहाँ पर उसे लू के बारे में बता रही होती है, स्टार्टिंग टू एन एंटायर स्टोरी, कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी शादी लू के साथ होने वाली थी, जहाँ पर उसने खुद इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दी बिकॉज लू का उसके स्टेप्स के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और ऐसे भी वो यहाँ पर उसे प्रायोरिटाइज करता ही नहीं है, ना ही उसे लव करता है, तो वो आखिर डिजर्विंग है ही नहीं। एंड यहाँ पर वो किम को बता रही होती कि आखिर वो कितनी ग्लैड है और कितनी खुश है कि इसकी शादी यहाँ पर किम के साथ हुई है। किम भी इस बात को सुनकर यहाँ पर हैप्पी हो जाता है कि एटलीस्ट यहाँ पर वो इस मैरिज में सेफ तो महसूस कर रही है। इसके बाद में वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर ग्रैंडमा को मिलने के लिए, जहाँ पर फाइनली वो अपनी मदर इन लॉ से मिलती है, और आंटी यहाँ पर से रेड एनवेलप देती है एज रिचुअल, जिसके अंदर यहाँ पर ढेर सारे पैसे होते। पहले तो यहाँ पर जाने लेने से मना करी थी, बट किम मुझसे कहते कि ले लो, नहीं चाहिए होगा तो मुझे दे देना। फिर वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। और जब वो लोग वापस जा रहे होते तभी यहाँ पर एक डॉक्टर तो जेनी को टक्कर मारने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर किम उसे संभाल लेता है। फिर दूसरे यहाँ पर रात को वो घर पर अकेली आती है, जहाँ पर किम उसे घर पर नजर नहीं आता। तब उसे लगने लग जाता है कि शायद से जाने में देरी होगी, इसलिए यहाँ पर वो खुद ही शाह लेने के चली जाती है। दूसरे और किम को भी लगता है कि घर पर कोई है नहीं, और इसी बीच यहाँ पर उनके बीच एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर दोनों चिल्लाते हैं, और बाद में तो यहाँ पर किम जेनी से माफ़ी भी मांगता है। एंड वही दोस्तों यहाँ पर हम उन्हें फाइनली मेक आउट करते हुए देखते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किम का एक सपना होता है, कुछ भी नहीं। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे किम को पता चलता है कि उसे यहाँ पर अपने काम पे वापस जाना होगा। तो वो जेनी को यहाँ पर सारी बातें बता रहा होता है। जेनी बोलती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगी, और तुम मुझे कॉल नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे पता है तुम कितने बिजी रहोगे। किम सोच रहा था कि मैं तो उसे चाहूँ तो 24 आवर्स कॉल कर सकता हूँ, लेकिन ये खुद ही सामने से मना कर रही है। एंड बाद में वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी अपने हॉस्पिटल जा रही होती है, जहाँ पर रास्ते में उसे मिल जाती है शू, और शू आकर यहाँ पर हंसने लग जाती है कि मैंने सुना कि तुमने यहाँ पर किसी रैंडम पर्सन से शादी कर ली, आखिर तुम कितनी बेवकूफ़ हो सकती हो। यहाँ पर तुमने अगर लू के साथ शादी की होती तो आज तुम यहाँ पर कितनी खुश होती। जेनी बोलते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुश होना चाहिए, बिकॉज मैंने यहाँ पर लू को कचरा समझकर छोड़ दिया, जिस कचरे को अब तुम्हें यहाँ पर पिकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम कितने टाइम से यहाँ पर उस कचरे से चिपकती आ रही थी। शू जैसी उसकी बातों को सुनती है, यहाँ पर वो गुस्से में आ जाती है एंड कहती कि देखो तुम्हें बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, और वैसे भी यहाँ पर तो वो मेरा भाई है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग पाल कर रख रही हो। जेनी कहती कि मैं तुम्हारी तरह कोई छोटी सी बच्ची या बेवकूफ़ नहीं हूँ, या फिर मेंटली रिटार्डेड नहीं हूँ, जहाँ पर तुम्हारे एक्शन से तुम्हारे बिहेवियर से मुझे चीज़ें समझना है, और तुम यहाँ पर लू से क्या चाहती हो वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है। इतने में यहाँ पर लू जेनी को कॉल करता है, जहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि उसे स्टमक एक हो रहा है। जेनी कहती कि अरे वाह, डॉक्टर को तो तुमने कॉल किया लेकिन गलत डॉक्टर को कॉल किया, और ध्यान रहे मरते वक्त मुझे कॉल मत करना, बिकॉज मैं तो यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पर मैं तो तुम्हें मरता देखने के लिए बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलकर वो कट करती है इंसान यहाँ पर लो के नंबर को ब्लॉक भी कर देती है। शू कहते कि देखना तुम बहुत रिग्रेट करोगी। जेनी बोलती कि टाइम वेस्ट बंद कर दो, जाकर यहाँ पे अपने लिए कोई जॉब ढूंढो तो बेहतर होगा, ऐसे भी लोग आगे जाकर तुम्हें खुद छोड़ देगा। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी होती है अपने कैबिन में, जहाँ पर किम का फ्रेंड उसे लेकर आ गया होता है चेकअप करवाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर हाईली वाइल्ड बी ने उसे कार्ड जो लिया था उसके लोअर वेस्ट पर। तब किम यहाँ पर शर्मा रहा होता है बिकॉज उसे चेक करने वाली कोई और नहीं उसकी वाइफ थी, और ये बात उसके दोस्त को पता नहीं होती है। जेनी कहते कि देखिए शर्माइए मत, यहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ एंड सब कुछ चलता है। जिसके बाद में उसका फ्रेंड बाहर की ओर वेट करता है, यहाँ पर जेनी चेक कर लेती है, जहाँ पर किम को बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और वो शर्मा तो बहुत ही ज़्यादा रहा था। वही दोस्तों यहाँ पर बाद में जैसे ही जेनी वहाँ से बाहर निकलते किम उसे पिक करने के लिए आया था। जेनी बोलते कि देखो वहाँ पर मेडिसिन लगाते रहना, तब तुम यहाँ पर बहुत जल्दी हील हो जाओगे। किम बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन किसी को इस बारे में बताना मत। मैं एक्चुअली में यहाँ पर तुम्हें पिक करना आया था बिकॉज ग्रैंडमा ने घर बुलाया एक साथ डिनर करने के लिए, और वो लोग यहाँ पर डिनर के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जैसे वो लोग विला पर पहुँचते हैं, जेनी का तो मुँह खुला का खुला रह जाता है बिकॉज वो इतना एक्सोटिक विला जो होता है। जेनी बोलती कि तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली यहाँ रहती है। किम बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एड्रेस भी तो दिया था, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर जाकर आई जाओगी। जैसे वहाँ पर इस घर के अंदर जाती वो घर तो यहाँ पर एकदम बहुत ही बड़ा मेंशन जैसा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे बिकॉज यहाँ पर किम के दोस्तों के पेट में बातें पचते नहीं है। वो लोगों ने तो ये सारी बातें यहाँ पर उसके घर पर भी बता दी, जहाँ पर आंटी उसका मजाक बनाने लग जाती है। जेनी बोलती कि देखिए किम यहाँ पर भले ही सख्त दिल का क्यों ना हो, यहाँ पर वो बाय हार्ट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पर्सन है, उसे भी बुरा लगता है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाते कि बस अब मुझे यहाँ पे मुझे कि मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना है, वही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। किम कहने लग जाता है कि आपकी ख्वाहिश तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ग्रैंडमा का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है कि न जाने मैं यहाँ पर ऊपर जाने के बाद अपने हस्बैंड से क्या कहूँगी कि मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को तक नहीं देख कर आई। वो पक्का मुझ पर और हंसेंगे और कह रहे होंगे मैंने यहाँ पर किसी की परवरिश अच्छे से की ही नहीं है। जेनी तो यहाँ पर ग्रैंडमा की बातों को सुनकर हंसने लग जाती है। डिनर के बाद यहाँ पर वो किम के पास आती है, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है कुछ शॉप्स के और कुछ घर के एग्रीमेंट्स के पेपर, जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर ग्रैंडमा ने और आंटी ने मिलकर जेनी के नाम पर कर दी थी। तब वो किम को वही समझा रही होती कि उसकी फैमिली ने ऑलरेडी यहाँ पर उसे इतनी सारी चीज़ें दी है जहाँ पर अब वो एक्स्ट्रा गिफ्ट्स नहीं ले सकती। किम बोलता है कि तुम ऐसे बात करके जैसे तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो या भागने वाली हो। हम लाइफ लॉन्ग यहाँ पर साथ रहने वाले हैं, जहाँ पर ये सब कुछ बस हमारे असेट्स और इन्वेस्टमेंट है, और वो लोग तुम्हें नहीं गिफ्ट देंगे तो और किसे गिफ्ट देंगे। और ऐसे भी ये तो कुछ नहीं है, बस देखो रोज उस समय क्या गिफ्ट मिलते रहेंगे, जिस चीज़ की तुम्हें यहाँ पर आदत डाल देनी चाहिए। वही दूसरे बाद में यहाँ पर सोने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर वो लोग चली जाती है अपने ओल्ड होम के ही उस रूम में, जो कि यहाँ पर किम का बेडरूम हुआ करता था। फिर उसके बाद में जेनी को यहाँ पर ग्रैंडमा की ग्रैंड चिल्ड्रंस वाली बात याद आ रही होती है, एंड किम को भी। किम मुझसे कहते हैं कि देखो तुम्हें वो सारी बातों को लेकर ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जेनी को लगता है कि क्यों, क्या मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। किम कहते कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बोल रहा था। जाने इतने में यहाँ पर फुसफुसाने लग जाते कि नहीं मैं तो कंफर्टेबल हूँ। किम कहते कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, एंड यहाँ पे वो उसके बहुत क्लोज आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों के दोनों शाय फील करने लग जाते। जेनी तो इतना शाय फील करती कि वो वहीं पर हंसने लग जाती है। किम बोलता है कि फिक्र मत करो, आ जाता मैं यहाँ पे बस नॉर्मली सोने ही वाले हैं। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो उसे ड्रॉप करने के लिए आ जाता है, एंड कहते हैं कि माफ़ करना, मुझे भी पता है कि मैं डेली यहाँ पर तुम्हें ड्रॉप करने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन मैं यहाँ पर अपना 100% ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना मैं यहाँ पर तुम्हारी चीज़ों में तुम्हारा भी ख्याल रखूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। जेनी बोलते कि मैंने कभी तुम्हें क्या किसी चीज़ को लेकर कुछ कहा है नहीं ना, तो फिर तुम कितना फिक्र कर रहे हो, तुम यहाँ पर आराम से कंफर्टेबली जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर कोई शिकायत नहीं है, और अगर कंप्लेन रहेगी भी तो मैं ज़रूर तुम्हें बता दूँगी। वही इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर इतने में डेसी आ जाती है और उसकी मम्मा, जो कि यहाँ पर जेनी को देखते उसका मजाक उड़ाने लग जाते, ज़्यादातर यहाँ पर हस्बैंड का यानी कि किम का। वो लोग कहने लग जाते कि लगता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ्री है, जहाँ उसके पास कुछ काम धंधा नहीं है। डेजी बोलती कि जेनी सचमुच ये चीज़ प्रूव करती कि तुम मेरे रियल सिस्टर नहीं हो, बिकॉज अगर मेरी रियल सिस्टर होती तो इतना दिमाग ज़रूर होता कि कौन सी रिच फैमिली होती है और कौन सी लो क्लास फैमिली जहाँ पर तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए।
जेनी को पता होता है कि इन लोगों को यहाँ पर किम के बारे में असल में तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर किम के पास इतने असेट्स है, जितने असेट्स वो लोग 10 साल भी मेहनत कर ले तो भी अर्न नहीं कर पाएंगे। आंटी तो टॉन्ट मारकर वहाँ से जाने वाली थी, पर जानी उन्हें रोक दिया। आंटी कहती कि तुम अपनी माँ को रोक रही हो। जानी कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर डेज़ी की माँ को रोक रही हूँ, और ऐसे भी आपने मेरे हस्बैंड की बेइज्जती की है, उससे अनट्रस्टवर्दी वर्ड्स कहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। इस बात को सुनती आंटी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जानी को थप्पड़ मारने वाली थी कि इतने में यहाँ पर किम सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर माफ़ी मांगने के बजाय वो लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाती भी नहीं है, वहाँ से रिटर्न चले जाते। आंटी बोलती कि ये नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल चले जाऊँगी, लेकिन माफ़ी मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। जिसके बाद में वो लोग चले जाते हैं एंड ऐसे सोच होती कि बस देखना कुछ ही दिनों में रोते हुए तुम घर पर ज़रूर वापस आओगी। किम यहाँ पर जाने से सॉरी बोल रहा था। जेनी बोलते कि क्या तुम्हें बार बार सॉरी बोलने की बीमारी है? वो कहता है कि नहीं, आई थिंक यहाँ पर इसमें मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर पहले तुम्हारी लाइफ में आना चाहिए था। अगर मुझे सब कुछ पता होता और ये पता होता कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, तो मैं बहुत पहले तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हें और भी अच्छे से सेव करता। जेनी इसकी बातों को सुनकर हंसने ही लग जाती है। एंड फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं एंड हम यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर का कुछ डिफरेंट ही सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी पागलों की तरह डॉक्टर्स पर हमले कर रहा था। उससे एक डॉक्टर को यहाँ पर एक सीवियरली इंजर कर लिया था। वही दूसरा डॉक्टर से बचाने आता है तो वो उसे भी हार्म कर देता है, और वह यहाँ पर पागलों की तरह सभी के ऊपर चाकू चलाया जा रहा था, जहाँ पर सभी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। किम और जैसी अंदर आकर ये सब कुछ देखते, जेनी और किम दोनों के दोनों यहाँ पर हैरान हो जाते। तब यहाँ पर वो तो जेनी की ओर भी आया जा रहा था, जहाँ पर किम जेनी को बचाता है एंड यहाँ पर उस इंसान को मार गिराता है। जेनी तुरंत यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाती है, जहाँ पर उस पर्सन को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। किम को यहाँ पर जेनी की फिक्र हो रही थी, वही तो उसे यहाँ पर जेनी रोने लग जाती है। किम को लग रहा था कि शायद से उसे डर लग रहा होगा। जेनी बताती कि नहीं, मुझे इस बात का डर नहीं था, मुझे एक्चुअली यहाँ पर उस पर्सन के लिए जेन्युइनली बुरा लग रहा है। उसकी वाइफ की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, जहाँ पर उसकी वाइफ का एक बहुत ही सीवियर हमारा सर्जरी चल रहा था, और उसकी वाइफ की हार्ट कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। हमने उसे कहा भी था कि सर्जरी करवाना उसकी वाइफ की कंडीशन के लिए और ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, पर वो बस कैसे भी अपनी वाइफ को बचाना चाहता था और लाइफ लॉन्ग अपने साथ रहना चाहता था। जिस वजह से हमने सर्जरी की और यहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद से वो पर्सन हमें ब्लेम करता आ रहा है। यहाँ पर किम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जेनी इन सभी चीज़ों से गुजर रही है। तब यहाँ पर बस अपना ब्लैक कार्ड देता है ताकि वो ये जॉब छोड़कर बस यहाँ पर अपनी लाइफ को नॉर्मली एंजॉय कर सके। जेनी मना करने लग जाती है, कहती कि नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर आर्मी मैन रहना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरीके से डॉक्टर बनना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे सिचुएशंस तो आती जाती रहती है, मैं बस यहाँ पर लोगों को देखकर, उनके सिचुएशंस को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। किम यहाँ पर जाने पर कहने लग जाता है कि सचमुच तुम यहाँ पर बहुत ही करेजियस वुमन और मैं तुम पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। इतने में यहाँ पर उसे अपने ट्रूप मेंबर से कॉल आता है, जहाँ पर किम को वहाँ से जाना पड़ता है। जेनी भी उसे यहाँ पर खुशी खुशी गुड बाय बोलती है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं जेनी के सपने को, जहाँ पर वो उन्हें किडनैपर्स के साथ होती है, और उस समय यहाँ पर किम ने आकर उसे बचाया था। अब जेनी यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश करी थी कि आखिर ये सारे सपने क्या इंडिकेट कर रहे, उसका डर या फिर यहाँ पर किम की सेफ्टी। वही दूसरा यहाँ पर किम का सपना देखते, जहाँ पर एज यूजुअल उसे वापस से सेम सपना ही आता है, जहाँ पर जेनी और किम एक साथ मेक आउट कर रहे होते। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में जेनी को देखता है, उसे रात वाले सपने की याद आने लग जाती है, और वैसे यहाँ पे वो शर्माते हुए वहाँ से भाग के जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो उसे फेस ही नहीं कर पा रहा था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर हम मिनी को देखते, जो कि यहाँ पर जेनी की बेस्टी होती है, और वो अपने इंटरनेशनल ट्रिप से अभी वापस आई थी। वो लोग एक साथ वापस मिलकर बहुत खुश होते एंड पहले दिन दोनों के दोनों बेस्टीज शॉपिंग करने निकल जाता और गॉसिप करने के लिए, जहाँ पर शॉपिंग के दौरान यहाँ पर जेनी ने मिनी को सारी की सारी बात बता दी होती है, और मिनी को तो यहाँ पर उस लुक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहने लग जाते कि सचमुच अगर मैं यहाँ होती तो उसे इतना पीटती कि वो नेक्स्ट यहाँ पर अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करता रहता। जेनी उसकी बातों से हंसने लग जाती है। वही दूसरे इतने में सामने से लू और शू आ जाते हैं, जहाँ पर शू जेनी से कहने लगते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े खरीद लिए हैं जेनी, बिकॉज अगर तुम घर जाओगी तो तुम्हारा हस्बैंड जरूर तुम पर चिल्लाएगा इतने खर्च करने के लिए। मैंने यहाँ पर शू से कहने लग जाते कि देखो तो बोल कौन रहा है, जिसे यहाँ पर पता भी नहीं है कि आखिर इस इंसान की मंथली सैलरी कितनी होगी। क्या तुमने जिंदगी में एक बार भी खुद से एक पैसे भी अर्न की है मैंने, जो आज जाकर यहाँ पर तुम जेनी को सारे क्वेश्चन
सेलिब्रेशन कर रही हूँ और मैं ऐसे भी अच्छा हुआ कि जहाँ पे मेरी बेस्ट ने इतने कंगाल इंसान को छोड़ दिया। इतने कंजूस इंसान को तो मैंने आज तक यहाँ पर देखा ही नहीं है। और जानी का हस्बैंड तो यहाँ पर कितना ज्यादा लग्जूरियस भी है और एक्सपेंसिव और हैंडसम भी, जहाँ पर लू तो उसके जूतों के बराबर भी नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पर लोग मेरे से कहते हैं कि तुम आखिर मेरे बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकती हो। मैंने कहते कि सही कहा, तुम्हारे बारे में मैं ऐसी कैसे बातें कर सकती हूँ, मुझे तो इससे भी गंदी बातें करनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुमने मेरे बेस्टी के साथ किया ही क्या है। वही दूसरा यहाँ पर शू जानी को और चिल्ला रही होती है, जहाँ पर जानी थप्पड़ से उसे जवाब देती है और वो दोनों के दोनों वहां से फिर चले जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर लू ने हार नहीं मानी थी। जब यहाँ पर जनी अपने कैबिन से बाहर निकलती है, लू से कहते कि आखिर तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। जनी बोलते कि बिकॉज ना मैं तुम्हारी आवाज़ सुननी चाहती हूँ ना तुम्हारी शक्ल, तो नेक्स्ट टाइम से मेरे सामने आना भी मत। लू कहने लग जाता कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। जनी बोलती कि देखो ये मेरी लाइफ है और आगे तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है भी या फिर नहीं, कब तक अपनी बदनामी करते रह जाओगे। लू से यहाँ पर ज़बरदस्ती रोक रहा होता है, जहाँ पर जनी उसे जोर से थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में यहाँ पर लू एक मिस्टीरियस पर्सन को कॉल करता है कुछ हेल्प की वजह से। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते कि आखिर वो कौन सा पर्सन होता है, जो कि वैंग था, जिससे यहाँ पर कॉल लगाया था लू ने और उसने उसे सारी चीजें समझा दी थी। वैंग कहता कि फिक्र मत करो दोस्त, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, देखना वो कैसे भागते हुए तुम्हारे पास वापस आ जाती है। वही दूसरी जेनी यहाँ पर योगा कर रही होती है, जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है एक अननोन नंबर से और वह पर्सन उसे बताता है कि आपकी बेस्ट ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, प्लीज़ आकर यहाँ पर उसे पिकअप कर लीजिए। तब वो क्लब में चली जाते हैं। जब वो जा रही होती है तब यहाँ पर वेटर उसे डायरेक्शन बता रहा होता है। जेनी को पता होता है कि यहाँ पर तो उस वेटर को जानती नहीं है, तो वो उसे कहती है कि आप मुझे कैसे जानते। वो कहते कि ऑलरेडी हमें जैसे पता है, इसलिए आप उसी डायरेक्शन में जाइएगा। जैसे यहाँ पर वो जाने लग जाती है, वैसे यहाँ पर एक प्राइवेट रूम में एंड अप करती है, जिस रूम में यहाँ पर वैंग होता है। जेनी को देख के बोलने लग जाता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या करिए, चलो अब आ ही गई हो तो हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जेनी वहाँ से जाने वाली थी, पर वो लोग उससे घेर लेते और उसे वहाँ से जाने नहीं देते। बैंक कहने लग जाते कि लगता है तुम्हें यहाँ से जाने की बहुत ज़्यादा खाई, तो ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें लू को बुलाना होगा, लू तुम्हें पिक करेगा तभी तुम जा सकती हो। जाने इतने में यहाँ पर समझ जाते कि सब कुछ यहाँ पर लू का ही किया धरा है। तब यहाँ पर वो चुपके से अपने फ़ोन को बाहर निकालती है और इमरजेंसी नंबर डायल करती है। ये चीज़ यहाँ पर बैंक का एक फ्रेंड देख लेता है और उसे बताने लग जाता है, जहाँ पर जिन्हें तुरंत ही अपने फ़ोन को फेंक देती है ताकि वो नंबर कंटिन्यूसली डायल होता रहे। इतने भी वो लोग फ़ोन को चेक करते तो स्क्रीन कम्प्लीटली ब्लैंक था, तो उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ पर फ़ोन टूट गया होगा। वैंग कहने लग जाते कि देखो तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर सिक्योरिटी भी आ गई, पुलिस भी आ गई, तो भी तुम यहाँ से नहीं जा सकती जब तक तुम यहाँ पर लू को नहीं बुलाती हो। लू तुम्हें पिक करने आएगा तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। जानी बोलती कि अगर इतना ही लू से मिलना है तो पर्सनली क्यों नहीं मिल लेते, उसके लिए तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत पड़ेगी। तब वो उससे कहता है कि अरे तुम समझती नहीं हो, मैं उसके तुम मेरे साथ मिलना चाहता हूँ और ऐसे भी लू को मिले हुए कितने टाइम हो गया, मैं भी तो देखो कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन अभी भी उतना स्ट्रांग भी है या फिर। वही दूसरे यहाँ पर किम को कॉल आता है, जहाँ पर जानी कुछ बोल नहीं रही थी और किम को यहाँ पर डाउट होता है बिकॉज जानी ने कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं किया। तभी उस समय यहाँ पर उसके पास जानी का GPS लोकेशन होता है, जो कि खुद जानी ने उसे भेजा था, क्योंकि उसने यहाँ पर किम को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड जो कर रखा हुआ था। इतने में वो निकल पड़ता है लोकेशन के अकॉर्डिंग उसे ढूंढते हुए, एंड यहाँ पर होती है जेनी, जहाँ पर वो लोग उसे एक प्राइवेट रूम के अंदर ब्लॉक कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जेनी को पता होता है कि लू बाहर ही होगा, लेकिन यहाँ पर वो अंदर नहीं आ रहा है, तो वो चिल्लाची कलर उसे बुलाने लग जाती है। उस समय लू अंदर आता है, कहते कि देखा तुम किस तरीके से चीख चीख कर यहाँ पे मेरी आवाज़ को पुकार रही हो। जेनी उसे यहाँ पर जोर से थप्पड़ मारती है एंड कहते कि बेवकूफ़ी वाला रास्ता अपनाना बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, यहाँ पर वापस से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। लू कहता कोई बात नहीं, ये तुम्हारा परसेप्शन है, लेकिन मैं सचमुच चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो, और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी शादी हो गई तो इसमें क्या हो गया, तुम उस इंसान को डाइवोर्स भी तो दे सकती हो। जेनी बोलती कि देखो यहाँ पर किम कभी भी आता होगा तो फिर बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर अपने स्टेप्स को ऑलरेडी पीछे ले लो। तो यहाँ पर तो बोलू हंसने लग जाता है, कहता है कि देखो डियर यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी मैं यहाँ पर तुम्हें देता हूँ, बिकॉज कोई भी इस लोकेशन को ढूंढ नहीं पाएगा। इतने में यहाँ पर वो जेनी को उस बेडरूम के अंदर वापस से लॉक करके वहाँ से चला जाता है। ये कहते हो कि देखना बहुत जल्दी तुम अपना डिसीजन जरूर बदल लोगी। वही दूसरे यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बाद कुछ समय बाद यहाँ पर वो मैंगो केक के साथ वापस लौटता है ताकि वो लोग यहाँ पर अपना फर्स्ट डे सेलिब्रेट कर सके। जेनी इस बार यहाँ पर उसे प्यार से बात करके उसे समझाने की कोशिश करती है। लू देखा कैसे तुम लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखा तुम कैसे यहाँ पर अब मुझसे प्यार से बात करने लग गई हो, तो धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें आगे भी बढ़ सकती है। जेनी कहती कि बेवकूफ़ हो गया, मुझे मैंगो से यहाँ पर एलर्जी है और वही केक तुम यहाँ पर मेरे लेकर आए हो, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, और वो केक को फेंक देती है।
लू कहने लग जाता है कोई बात नहीं, क्यों ना हम यहाँ पर नाइट स्पेंड कर ले। उसके बाद तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज तुम मेरे बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो जाओगी। फिर लाइफ लॉन्ग हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ में रह सकते। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। जेनी उसे वार्निंग भी देती है, उसे पीछे करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ पर वो कोई भी बात ना सुनने के लिए रेडी था और ना ही करने के लिए रेडी था। वह इतने में वहाँ पर गिर मार जाता है, जहाँ तक यहाँ पर उसे बहुत पिटता है और वो पुलिस ऑफिसर को भी लेकर आया था, जहाँ पर वो ऑफिसर को अपना बैच दिखाता है एंड यहाँ पर लू की हरकतों के बारे में सब कुछ बताता है उन्हें। वहीं दोस्त यहाँ पर लू कहने लग जाता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं लू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऑफिसर कहते कि देखिए, आपने जो काम किया वो एक इलीगल और घिनौना काम है, जिस चीज़ के लिए आपको सजा तो मिलकर जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर एक स्पेशल ऑफिसर ने पकड़ा हुआ है जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग आपने ये सारी चीज़ें की है, तब आपको तो यहाँ पर डबल पेनल्टी और सज़ा मिलने वाली है, जहाँ पर इस केस से आपका बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये केस लाइफ लॉन्ग यहाँ पर आपको सज़ा देता रहेगा। आप चाहे तो अपने लॉयर को बुला सकते, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपका लॉयर भी आपको बचा पाएगा। वह दोस्तों बाद में हम यहाँ पर देखते लू को, जो कि डबल गुस्से में आ जाता है, बिकॉज इसका लॉयर बता रहा होता है कि इस चीज़ में तो यहाँ पर वो क्या, उसका बॉस भी लू की मदद बिल्कुल नहीं कर सकते। लू का गुस्सा यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उससे आइडिया आता है। वो उसे कहता है कि जाओ जाकर यहाँ पर जेनी को कॉल लगाओ, मैं उसे रो रो कर माफ़ी मांगूंगा और देखना वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। लॉयर कह रहा था कि हमने ऑलरेडी ये चीज़ें ट्राई कर ली है, हमने उन्हें कॉल लगाया जहाँ पर कॉल पर उन्होंने हमें वार्निंग दी है, वो आपसे मिलना नहीं चाहती है और अगर हम दोबारा से उन्हें कॉल करेंगे तो वो हैरेसमेंट का केस हमारे पर भी कर देंगी। लोगों को यहाँ पर डबल गुस्सा आ रहा था, बिकॉज चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो जो नहीं रही थी और अब उसे क्या सज़ा मिलने वाली है, वो कितने सालों के अंदर रहने वाला है, ये भी उसे नहीं पता होता है। जेनी यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर मिनी का उसे टेक्स्ट आ गया था और मिनी को सारी की सारी बातें पता चल चुकी थी, जहाँ पर मिनी को तो बहुत खुशी हो रही थी कि जैसे को तैसा मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर लू भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है और यहाँ पर किम जेनी को टेक्स्ट करता है ध्यान से अपना ध्यान रखने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जेनी सोच रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उनके मैरिज को अभी तक ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन इस इतने ही छोटे से टाइम में यहाँ पर वो किम से कितना ज़्यादा क्लोज हो गई है और किम ने तो यहाँ पर उसे कितनी बार जान भी बचाई है, उसे सेव भी किया, उसका साइड भी लिया, उसे प्रोटेक्ट भी किया है। वही दूसरे वो सोने के लिए जाती है तो किम यहाँ पर से सरप्राइज देते हुए आ जाता है, जहाँ पर जेनी उसे कहने लग जाते कि तुम तो नहीं आने वाले थे। किम कहता है कि हाँ, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी वाइफ को एक सरप्राइज देकर देखूं। और वही दूसरे दोनों के दोनों यहाँ पर शर्माते हुए करल कर सो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग निकल पड़ते हैं यहाँ पर किम के मम्मा के कुछ काम से, जहाँ पर उन्हें कंपनी में जाना होता है। तब यहाँ पर जेनी उस बैग के बारे में पूछने लग जाती है, जिस बैग के अंदर यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर वर्थ बिलियंस ऑफ का एक ब्रॉच रखा हुआ था, जिसे देखते यहाँ पर जेनी हैरान हो जाती है। बट यहाँ पर किम के फेस पे कोई रिएक्शन होता ही नहीं है और वही रिएक्शन से जेनी समझ जाती है कि सचमुच ये तो पूरे के पूरे लग्जरियस और एक्सपेंसिव फैमिली से बिलोंग करता है। इतने में यहाँ पर किम उस बैग को लेकर जाकर अंदर जाने के लिए कहता है और जब जेनी वहाँ पर जा रही होती है तब वहाँ पर उसे मिल जाती है डेजी, जो देखते ही यहाँ पर उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देती है। वो उसे कहते कि आखिर ये सारी जगह तो तुम्हारे लिए बनी नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बोलती कि देखो, किसी काम से आई हो तो काम से आकर रहो, यहाँ पर मेरे ऊपर तुम्हें टॉन्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जानबूझकर डेजी उसे धक्का मारती है और जानबूझकर उसके बैग को धक्का भी मारती है, जिस वजह से वो बैग गिरता है और उसके अंदर जैसे ही यहाँ पर जेनी ओपन करके देखती है वो ब्रश टूट चुका था। डेजी बोलते कि अरे वाह, तुम्हारा डिज़ाइन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट और चंट निकला, जहाँ पर उसे तो बहुत अच्छे से पता कि आखिर किसी और के डिज़ाइन को कैसे चुराया जाता है। जेनी डेजी को बता रही होती है कि जिसे तुम फेक डिज़ाइन कह रहे हो रियल डिज़ाइन है एंड तुम्हें इसके लिए कंपेंसेशन पे करना ही पड़ेगा, इसका वर्थ यहाँ पर बिलियंस में है। डेजी हर से लगन कहते कि अच्छा तरीका है लोगों से पैसे हड़पने का, लगता है इसी बिजनेस की वजह से यहाँ पर तुम और तुम्हारे हस्बैंड सर्वाइव कर पा रहे हो। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर जेनी उसे सारी बातें बताने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर किम ये सब कुछ जानने के बाद डेजी से कहने लग जाता है कि देखो, तुम चाहे कुछ भी बोल लो, तुमने एक रियल पीस ऑफ ज्वेलरी को डिस्ट्रॉय किया है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम्हें पैसे तो भरने भी पड़ेंगे और साथ साथ जानबूझकर करने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। एंड तब यहाँ पर वो पुलिस को बुला लेता है, जहाँ पर डेजी पुलिस को ये बात प्रूव करने की कोशिश करती है कि वो अनरियल चीज़ें फेक है। पुलिस बताते कि देखिए मैडम, आप हमें तो मत सिखाए कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी फेक है। फिलहाल आपको यहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे, जितने हैं वो पूरे के पूरे, और साथ ही साथ सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
डेज़ी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है और वो घबराने भी लग जाती है कि अब वो क्या करेगी। और उतने में यहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। डेज़ी बाद में यहाँ पर अंकल आंटी को सारी बातें बताने लग जाती है और अंकल आंटी ने यहाँ पर जेनी को ब्लेम करे थे कि अगर इतनी प्रीशियस थिंग है तो फिर इतनी प्रीशियस थिंग को तुम्हें यहाँ पर खुले में लेकर घूमने की क्या ही जरूरत थी। तुमने जानबूझकर यहाँ पर डेज़ी को फंसाने की कोशिश की और अब तुम यहाँ पर हमसे पैसे हड़पना चाहती हो। आखिर तुम कब सुधरोगी। जेनी एक बात तो समझ जाती है कि गलती यहाँ पर चाहे जेनी की हो, डेज़ी की हो, किसी और की हो, घूम फिर कर बात यहाँ पर डेज़ी पर ही आ जाती है। भले उसकी गलती नहीं भी होगी तो फिर भी तभी यहाँ पर फैमिली से कहने लग जाते कि माफ़ करना, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। वो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है जहाँ पर आपको कंपेंसेशन तो पे करना ही होगा और डिटेंशन तो आपकी बेटी को बनना ही होगा। लेकिन इस बात से वो लोग इनकार कर रहे थे। ये कहने लग जाते कि हम एक बार के लिए तुम्हें अपनी फैमिली से लीगली रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन हम हमारी बेटी को ये सब नहीं करने देंगे। और जेनी के लिए बहुत अच्छा मौका था अपनी इस अडॉप्टिव फैमिली से पीछा छुड़ाने का, तो वो उनकी बातों से एग्री करती है। कहती कि ठीक है, कंपनसेशन मत पे करना, लेकिन यहाँ पर मुझसे लीगल रिश्ता तोड़ देना। जिसके बाद में ऑन द स्पॉट वो लोग एग्रीमेंट को लाते और साइन करवा लेते। साइन जब यहाँ पर जेनी करने जाती है तब अंकल कहते कि सोच समझ कर साइन करना, बिकॉज इसके बाद तुम यहाँ पर एक पुअर ऑर्फन बनकर रह जाओगी। किम कहता है कि मैं जिंदा हूँ अंकल, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। आंटी बोलते कि तुम्हारे पैसे पे क्या ही कर लेगी वो, मुफ्त की रोटी चबाएगी और कुछ भी नहीं। और तुम लोगों को क्यों लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर बहुत महान हो। साइन करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर पुलिस आती है और डिटेंशन के लिए यहाँ पर डेज़ी को ले चली जाती है। बिकॉज बात तो बस यहाँ पर कंपनसेशन की हुई थी, ना कि डिटेंशन की। एंड साथ ही साथ वहाँ पर असिस्टेंट आता है जहाँ पर असिस्टेंट फ़ोन में बता रहा होता है कि हमें पता चला कि आपने वो कीमती ब्रोश को तोड़ दिया है, जिस वजह से हम आपके 10% ऑफ शेयर्स हटा रहे हैं और आपका 10% कंपनसेशन वहीं से भरना पड़ेगा, जो कि हमारी कंपनी के लिए लीगल राइट्स है। और अंकल आंटी भी तभी तबाह हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शू को, जो कि नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है जेनी के कैबिन में और आकर यहाँ पर वो उस पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है, जिस पेपर्स पर साइन करने के बाद यहाँ पर लू उस जेल से छूट सकता है। और जेनी यहाँ पर साइन करने के लिए कम्प्लीटली मना कर देती है। तब शू यहाँ पर उसे अपना कार्ड देकर पे कर रही होती है। जेनी को देख के लगता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरे पास यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है और लगता है यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इसमें सब कुछ कैप्चर हो गया होगा। तुम चाहो तो मैं ऐसे हमें पुलिस को दे सकती हूँ, फिर तुम भी लुक के साथ साथ अंदर चली जाना, बिकॉज लगता है यहाँ पर तुम्हें लुक की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जिसके बाद गुस्से में वहाँ से शू चली जाती है। वह दोस्त यहाँ पर किम जेनी को बता रहा था कि इसकी मम्मा ने यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया ताकि ऑफिशियली यहाँ पर वो सभी को अपनी डॉटर इन लॉ से इंट्रोड्यूस करवा सके। जेनी बोलते कि आखिर इन सब चीज़ों की क्या ही ज़रूरत है। किम बोलता है कि अरे तुम बार बार यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ वाली बातें करते हो, अब इन सब चीज़ों की आदत डाल भी दो। फिर बाद में हम यहाँ पर इस इवेंट में देखते हैं, जिस इवेंट में यहाँ पर डेज़ी को और उसके डैड को भी बुलाया गया था। डेज़ी के डैड यहाँ पर कह रहे होते कि ध्यान रहे इनके साथ अच्छे से पेश आना, और ये लोग यहाँ पर बहुत ही दिलदार है। मैंने सुना है कि इनका बेटा भी है, जहाँ पर उसकी वाइफ तो है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम फिर भी यहाँ पर अपना काम चला सकती हो। मैं दूसरे यहाँ पर डेज़ी जैसे जेनी को और किम को एक साथ आते हुए देखती है, वो वापस से टॉन्ट करना शुरू कर देती है। कितनी हाई एंड इवेंट में यहाँ पर ऐसे स्टाफ जैसे लोग क्या कर रहे हैं। जेनी यहाँ पर उसे देखकर हंसने लग जाती है, कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी भी यहाँ पर तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। डेज़ी बोलते कि तो निकाल के तो दिखाओ, बिकॉज यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आएंगे और सबसे पहले तुम गरीबों को देख के तुम्हें भगा देंगे। किम यहाँ पर खड़े खड़े बस उनकी बातों को सुन रहा होता है कि आखिर वो कितना बोल सकते हैं, बिकॉज माफ़ी मांगने का भी तो टाइम आएगा। एंड इतने में यहाँ पर आंटी किम को अपना बेटा बुलाने लग जाती है, जिसे सुनते यहाँ पर अंकल भी उसे मिस्टर किम बुलाना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर माफ़ी मांगना शुरू कर देते, ये कहते हुए कि माफ़ करेगा, हमें पता नहीं था कि यहाँ पर वो आपके बेटे होंगे, ये सारी की सारी गलतियाँ जाने अनजाने में हो गई, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। डेज़ी की तो यहाँ पर फटने लग जाती है कि अब आकर यहाँ पर वो क्या ही बोल पाएगी। जेनी यहाँ पर डेज़ी से बोल रही थी कि क्यों, क्या तुम्हारा यहाँ पर भाषण खत्म हो गया, अब तुम कुछ नहीं बोलना चाहोगी। डेज़ी बोलती कि देखो ऐसे भी सिस्टर जिससे यहाँ पर लड़ाई होती रहती है, तुम मेरी बड़ी सिस्टर हो, छोटी सिस्टर समझकर मुझे माफ़ कर दो, ऐसे भी आगे के दिन हमें एक साथ ही तो गुजारने हैं। जेनी तो यहाँ पर उसकी बातों पर हंसने लगती है, जहाँ पर तो क्लियरली किम कह देता है मैं ऐसे पर्सन को इस पार्टी में नहीं रखना चाहता जो कि मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और वो गार्ड्स को बुलाता है, डेज़ी को और उसके डैड को वहाँ से निकलवा देता है। वह दूसरे यहाँ पर डेज़ी को और गुस्सा आने लग जाता है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही हो। जेनी सोच रही थी कि जैसे कि ये यहाँ पर अपनी पावर्स का कभी मिसयूज करती नहीं है और हम तो यहाँ पर उसी कर्मों की सजा दे रहे हैं। इतने में यहाँ पर सभी लोग मिलकर किम को और जेनी को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते कि वो लोग कितने परफेक्ट कपल मैच है। एंड यहाँ पर ये इवेंट शानदार जाता है, जिस इवेंट के बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते।
तब यहाँ पर जेनी को वो पार्किंग लॉट में वेट करने के लिए कहता था कि जाकर वो यहाँ पर कार लेकर आ सके। और जब यहाँ पर वेट कर रही होती है उसी समय वहाँ पर आ जाती है शू, जो आती है यहाँ पर सगरा दबाने लग जाती है और वो उन गुंडों के साथ आई थी जिन गुंडों को ऑलरेडी यहाँ पर जेनी पहले भी देख चुकी होती है। तब यहाँ पर जेनी को समझ आता है कि असल में यहाँ पर उन दोनों की किडनैपिंग कैसे हुई थी, जहाँ पर इस किडनैपिंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ शू कहा था। उसे जानबूझकर सब कुछ करवाया था ताकि वो जेनी को प्रूव करवा सके कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए लू उसे सिलेक्ट करेगा। लेकिन प्रीवियस लाइफ में जब यहाँ पर लू उसे नहीं जेनी को सिलेक्ट करता, उसके बाद तो उसने अपनी डेथ का नाटक किया था और वह सब कुछ किया था जिस वजह से यहाँ पर वो जेनी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सके। इतने में यहाँ पर किम अपने गार्ड्स के साथ आता है, जहाँ पर गार्ड्स उन्हें अरेस्ट कर वहाँ से ले चले जाते और यहाँ पर वो जेनी को सॉरी बोल रहा होता है बिकॉज वो उसे अकेले छोड़कर चला गया। तब यहाँ पर तो जेनी उस बात को सुनकर और जानकर ट्रॉमेटाइज थी कि शो ही वो लड़की थी जिसने वो सब कुछ किया था, किडनैपिंग से लेके सारी चीजों तक। वह दूसरे यहाँ पर जेनी और मिनी एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो जैन से टकराते। उस समय जैन यहाँ पर उसे देखकर पहचान नहीं पा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर वो जेनी है या फिर कोई और पर्सन, बिकॉज जेनी यहाँ पर उसे किसी किसी की तरह तो देखी देखी लग रही थी। और उस समय यहाँ पर वो घर पर कॉल करके बता रहा होता है, चीजें सभी को कह रहा होता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को और यहाँ पर जेन उसे कॉल लगाता है। कॉल लगाकर यहाँ पर वो उसे अपनी आंट से मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर आंट उसे बचपन की स्टोरी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा था कि उसने अपने बेटे को खो दिया है। वह इतने में वो लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, जो होता है डीएनए टेस्ट करने का, जो कि वो करने के लिए भेज देती हैं। एंड जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग सिर्फ रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। रिजल्ट के टाइम पता चल जाता है कि जेनी यहाँ पर उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है, जहाँ पर मिसेस ली खुद ब खुद एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को सबसे इंट्रोड्यूस करवा सके। उस समय हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उस इवेंट में लू भी के साथ है और आकर यहाँ पर जेनी को वो दिन के बारे में याद दिला रहा होता है जब यहाँ पर उसने जेनी की लाइफ को सेव किया था और वो उसे यहाँ पर इमोशनल तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था। लेकिन इतने में यहाँ पर किम को याद आता है कि वो तो उस दिन कहीं पर था भी नहीं। असल में किम ने उसकी जान बचाई थी और किम उसे सारी बातें क्लियरली बता रहा होता है। तब ये जानते हैं यहाँ पर लूज पर इल्जाम लगाता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर जेनी को किम पर पूरा ट्रस्ट था। कार जाते और लू को लेकर वहाँ से चले जाते। पर दूसरा इवेंट के बाद में वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर जेनी को बिलीव नहीं हो रहा था कि किम ही वो पर्सन है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे थैंक यू बोल रही होती है और वही दूसरा यहाँ पर किम उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता। फिर हम यहाँ पर हमारा फेवरेट सीन देखते हैं, जो कि यहाँ पर किम की और जेनी की वेडिंग सीन होती है और यहाँ पर इसी वेडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।